क्या किसी उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति को रोकने के लिए दुनिया भर में कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी रची जा सकती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग और संवेदनशील जियोपॉलिटिकल थियरी में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देती है। चलिए पावर और साजिश के इस उलझे हुए जाल को बिना किसी बायस के डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या सच में ऐसी कोई कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल स्ट्रैटेजी चल रही है जिसका मकसद भारत और उसके बहुसंख्यक धर्म को कमजोर करना है? इस सिद्धांत का सबसे हैरान करने वाला दावा यह है कि ये कोई रैंडम या छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग और बेहद ताकतवर ग्रुप्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। पर सोचिए, ये ग्रुप्स आखिर हैं कौन और इनका असली इरादा क्या है? सदियों पुरानी एक कूटनीतिक सोच है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, और यही सोच इस पूरी थ्योरी का बेस है। ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो वैसे तो एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने एक अलायंस बना लिया है। दावा यह किया जाता है कि इन विरोधी ताकतों ने मिलकर एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल ट्रैप यानी एक पिंसर मूवमेंट तैयार कर लिया है। चलिए इस थ्योरी के पहले हिस्से को समझते हैं, जो जुड़ा है डेमोग्राफी यानी जनसंख्या से। इस पूरी घेराबंदी की जड़ें दुनिया की बदलती आबादी और मॉडर्न मूवमेंट्स के टकराव में ही छिपी हैं। अब ग्लोबल डेमोग्राफी के इन आंकड़ों पर गौर करें तो कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर और थोड़ा चौंकाने वाला है। दुनिया में 119 देश ऐसे हैं जहां ईसाई बहुसंख्यक हैं, 49 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और उनके पास 57 देशों का अपना एक इंटरनेशनल ब्लॉक भी है। इसके ठीक विपरीत हिंदू केवल 2 देशों में बहुसंख्यक हैं। ये जो भारी न्यूमेरिकल इम्बैलेंस है ना, यही एक सिविलाइजेशनल एनसर्कलमेंट यानी सभ्यता के घिरे होने वाली भावना पैदा करता है। इस सब का बॉटम लाइन ये निकलता है कि जनसांख्यिकी ही नियति है। इन पॉपुलेशन नंबर्स को सिर्फ सिंपल मैथ्स की तरह नहीं देखा जा सकता। थियरी कहती है कि असल बैटलफील्ड यही डेमोग्राफिक्स हैं, जहां फ्यूचर का फैसला होना है, क्योंकि नंबर और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का सीधा असर किसी भी सभ्यता की ग्लोबल पावर पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और इस थियरी के सबसे हैरान करने वाले दावे को देखते हैं। एक अप्रत्याशित गठबंधन यानी 2 एकदम विरोधी ताकतों का साथ आना। इस पैराडॉक्स को जरा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ हैं मार्क्सवादी, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव एकेडमिक्स, और दूसरी तरफ कट्टरपंथी धार्मिक समूह। नॉर्मल कंडीशंस में ये आइडियोलॉजीज एक दूसरे को खत्म करने पर तुली रहती हैं, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक हिंदू राष्ट्रवाद के विरोध में इन्होंने अपने डिफरेंसेस भुलाकर कन्वीनियंस का एक गठबंधन बना लिया है। मतलब वैचारिक मतभेद चाहे जितना हो, टारगेट एक ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गठबंधन काम कैसे करता है। इसके लिए बताए गए हैं 4 मेन बैटल ग्राउंड्स या 4 मोर्चे। ये रहे वो 4 फ्रंट। पहला मेन स्ट्रीम मीडिया, दूसरा एकेडमिया यानी यूनिवर्सिटीज का सिस्टम, तीसरा इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडीज और चौथा एनजीओज और एक्टिविस्ट ग्रुप्स। कहा जा रहा है कि ये चारों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जो पूरे ग्लोबल नैरेटिव को मैनिपुलेट कर सकता है। आइए एक एक करके इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। पहला मोर्चा, मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया। इस थ्योरी में बड़े पश्चिमी मीडिया घरानों की कड़ी आलोचना की गई है। दावा यह है कि ये आउटलेट्स जानबूझकर एक चुनी हुई नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट करते हैं और सिर्फ वही खबरें हाईलाइट की जाती हैं जो उनके प्री डिसाइडेड एजेंडे के साथ फिट बैठती हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, निष्पक्षता को खत्म होना चाहिए, हर चीज में नस्लवाद देखा जाना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ये है कि मॉडर्न वेस्टर्न जर्नलिज्म में अब ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता को आउटडेटेड मान लिया गया है। इस नई अप्रोच के चलते मीडिया हर छोटी बड़ी बात को उत्पीड़क और उत्पीड़ित वाले लेंस से देखता है, जिसमें बहुसंख्यक समाज को हमेशा उत्पीड़क के रूप में ही फ्रेम किया जाता है। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, जो है एकेडेमिया यानी एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पॉइंट ये है कि बड़ी पश्चिमी यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स को तैयार करते समय एक क्लियर एंटी मेजॉरिटी नैरेटिव सेट कर रही हैं। बेसिक आइडिया यह है कि कॉलेज कैंपसेस में पॉलिटिकल एजेंडे को रिसर्च का टैग देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बात के सपोर्ट में कुछ सॉलिड एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे लेफ्ट लीनिंग इंडोलॉजी प्रोफेसर्स का बढ़ता दबदबा, डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल सम्मेलनों का आयोजन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में नए कास्ट बायस रूल्स का लागू होना। थ्योरी मानती है कि ये सब आइसोलेटेड पॉलिसीज नहीं हैं, बल्कि एक वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
तीसरा मोर्चा सीधे तौर पर फॉरेन गवर्नमेंट्स और डिप्लोमेसी से जुड़ा है। आरोप यह है कि विदेशी सरकारें ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर कूटनीति को एक वेपन की तरह यूज करती हैं और इसके पीछे एक पूरी इंटरनेशनल चेन काम कर रही होती है। ये मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1, USCIRF जैसी बॉडीज एक टारगेटेड रिपोर्ट निकालती हैं। स्टेप 2, एक्टिविस्ट ग्रुप्स इन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। और स्टेप 3, US पॉलिटिशियंस इन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला देकर ऑफिशियल रेजोल्यूशंस पास करवाते हैं। एक तरह से ये एक्टिविस्ट प्रोपेगेंडा को ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी में कन्वर्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका माना जाता है। और आखिरी चौथा मोर्चा है NGOs और एक्टिविस्ट नेटवर्क्स का। यहाँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरफेथ नेटवर्क्स पर बहुत गहरा डाउट एक्सप्रेस किया गया है। कहा यह जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन हेल्प का मुखौटा पहनने वाले इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक्चुअल मोटिव बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक होता है। इनके काम को एक पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक ठोस प्रयास बताया गया है। खास तौर पर बड़े नामों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल पर यह निशाना साधा जाता है। इल्जाम ये है कि ये ग्रुप्स मोरल हाई ग्राउंड का इस्तेमाल करके असल में देशों की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर सीधा अटैक करते हैं। तो इस सब के बाद आखिर रास्ता क्या बचता है? फाइनल डिफेंस। जब इतना बड़ा मल्टी फ्रंट ग्लोबल अटैक हो तो उसका सामना कैसे किया जाए? इस थीसिस के अनुसार इसका जवाब पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि फिलॉसफी में है। सॉल्यूशन के रूप में दो प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है, धर्म और रित। रित का मतलब है इस पूरे यूनिवर्स का नेचुरल ऑर्डर, और धर्म का मतलब है उस ऑर्डर को बनाए रखने वाला फर्ज या ड्यूटी। इन सोर्सेस के मुताबिक इस ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी को अगर कोई चीज़ काउंटर कर सकती है तो वो है इन डीप कल्चरल वैल्यूज़ को पहचानना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। मीडिया, एकेडेमिया, डिप्लोमेसी और ह्यूमन राइट्स के इस कॉम्प्लेक्स दावपेच को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल आ खड़ा होता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड 21वीं सदी में जहां इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी पावर है, वहां आखिर इस ग्लोबल नैरेटिव को सच में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या ये सब घटनाएं सिर्फ एक इत्तेफाक हैं या फिर पावर और डोमिनेंस का कोई बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट काम कर रहा है? अगली बार जब कोई बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन सामने आए तो खुद से ये जरूर पूछिए कि उस पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है।